क्या चीज क्या होता है आगे आ जाओ तो आपको नजर नहीं आता तो यहाँ पर आऊँ ऊपर रखो चलिए 10 मिनट इसमें चलेंगे अपने। हम जो स्टार्ट करने वाले चैप्टर उसका नाम क्या है? रोटेशनल मोशन, यानी रोटेशनल डायनामिक का ही ये एक आगे का पार्ट है, राइट है ना। रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल डायनामिक में दो पार्ट है, एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बच्चों? वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 मार्क के लिए जनरली एग्जाम में कई दफा पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पीवाईक्यू की बुक उठा कर देंगे समझ में आएगा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने आपको बताया ये होता है आई होता है। क्या होता है? आई होता है, ओके ना। इज इक्वल टू, ये इसको बोलते हैं सम, समेशन यानी सम, ठीक है। ये होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर यहाँ पर हमने क्या करा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिए, यानी इसके गिर्द हम इस बॉडी को घुमाने वाले हैं, राइट। इसे गोल 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 घुमाने वाले इसके गिर्द, ठीक है ना। ये सपोज करो यहाँ पर कोई पार्टिकल है छोटा सा, इसका मास है m1, कोई दूसरा पार्टिकल है इसका मास है m2, कोई तीसरा पार्टिकल इसका मास है m3। अगर ऐसे अलग अलग मासेस है ये, ओके, और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस जो r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, तो बेसिकली ये क्या मतलब है इसका, कि ये इसका मास कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है, वो दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है आपको समझना है, तो ये समझ लो कि ये एक अपोजिशन का नाम है। किसका अपोजिशन का नाम है? स्टेट के अपोजिशन का नाम है। स्टेट का मतलब क्या है? जैसे अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसको अपन रुकाने में हमको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा है तो उसको हम रुका नहीं सकते इंस्टेंटली, रुकाने में हमको एक ताकत लगती है, राइट है क्या? तो किसके कारण लगती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कोई चीज भाग रही है उसे रुकाने में प्रॉब्लम, और अगर कोई चीज रुकी हुई है उसको चलाने में प्रॉब्लम। समझ रहे हो कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक टू व्हीलर है, उस टू व्हीलर को अपन क्या कर रहे हैं? जबरदस्त भगा रहे हैं स्पीड के साथ। अब किसी बंदे ने बोला कि बंद कर दे इसको, स्पीड इसको रुका दे, ठीक है ना। अब 60-70 की स्पीड चल रही है, उसको इंस्टेंटली कहा कि रुका दे, तो रुकी गाड़ी वो ब्रेक मारने के बाद भी आगे चलेगी। किसके कारण चलेगी? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण आगे चलेगी। समझ रहे हो? इस तरह से अगर कोई सपोज करो गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, उसको बोलेंगे अपन रुके वाली है, उसको बोलेंगे 70 की स्पीड चला दे, डायरेक्ट चलेंगे डायरेक्ट 70 की स्पीड में? नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलने नहीं देगा। यानी अगर कोई चल रही है तो उसको रुकाने में प्रॉब्लम, अगर कोई रुकी हुई है तो उसको चलाने में प्रॉब्लम, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो? इस तरह से। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर अगर आप देखेंगे, ये है अपने पास मास m1 पार्टिकल, कोई छोटा सा पार्टिकल, उसका मास क्या है? m1 है, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितना है? r1 है। इस तरह से मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। एक एक पार्टिकल का है, जब सम कर दो तो पूरी बॉडी का निकलेगा, राइट है ना। तो सम कैसे निकलेगा? I इज इक्वल टू, देखो जरा यहाँ पर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m4 mn rn का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, राइट, ठीक है। ओके, n क्या है? मास है, और r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दैट मास। ओके क्या? इस तरह से। तो बच्चों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आप लिख के और ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या करना है भाई? आपको सिर्फ एक फॉर्मूला और एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख कर आना है, इसका मतलब डेफिनेशन लिख कर आना है। तो क्या कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक्चुअल में? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, mi लिखते हैं इसको, ठीक है, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके ना। यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई कम से कम एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा n पार्टिकल का। I इज इक्वल टू 1 से लेके n का मतलब क्या है? कि कम से कम एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा n पार्टिकल का, मीन 2 3 4 5 से कितने भी हो सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। आप डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल यहाँ पर लिख कर देता हूँ मैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखते हैं बोलो? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम बोलिए इसको, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को शॉर्ट में और बोलता है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस। तो बच्चों कितना आसान है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे और आप फॉर्मूला लिख देंगे, बात खत्म।
है सिंपल। अगर आपको एक्सपांड करके लिखने का फॉर्मूला तो कैसे लिखना मैंने बताया, I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर है ना, प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn का स्क्वायर। ठीक है, एक्सपांड करके फॉर्मूला लिख सकते हैं आप इसको, बस 2 नंबर का इतना काफी है। अच्छा, इसके साथ में क्या पूछता है, सिर्फ 2 नंबर में इतना ही नहीं पूछता, एक तो स्टेटमेंट भी पूछता है, इसका मतलब डेफिनेशन पूछने के साथ साथ इसकी यूनिट और डायमेंशन भी पूछता है। तो जरा देखो यहाँ पर m मतलब किलोग्राम होगा क्या, ओके, और r मतलब मीटर होगा, मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेंगे SI यूनिट। यस और नो, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखना, ठीक है ना। ओके, फिर बच्चों से सीजीएस यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम को ग्राम में लिखते हैं अपन है ना, और मीटर को सेंटीमीटर का स्क्वायर में लिखते हैं, राइट। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इजी है ना। अच्छा, तो डायमेंशन का निकालते, किलोग्राम का m1, ओके ना, और मीटर का L2, और t कुछ नहीं है तो 0, तो m1 L2 t0 इसके डायमेंशंस हो गए। इतना ही पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिंपल है। फिर दोबारा समझाओ। यस सर, दिन में से क्या लग रहा है, फिर आपका स्टाइल ही है वैसा, बाल वगैरह जो आगे बढ़े। नहीं, आजकल मुझे समझ में नहीं आता कि जनरली मतलब किसका स्टाइल है या फिर वो हालत वो, जी जी, जनरली आजकल मतलब ड्रेसिंग वगैरह भी चल रही है ऐसी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि गिर कर आया है ऐसे, और कभी फिर ऐसा फिर डर भी होता है कि यार गिर के आया कि इन्होंने जो है तो फैशन के अंदर पहन कर आया ऐसे। चले आगे बढ़े। तो बच्चों हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक के रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ एकदम सिंपल 3 पॉइंट याद करूंगा, 3 पॉइंट लिख के आना, 2 नंबर फिक्स हमारे, ठीक है ना। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ, सिग्निफिकेंस कुछ बोल सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MI लिखे, MI मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंट 3 पॉइंट याद करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल 3 पॉइंट याद करेंगे। सबसे पहली बात आप एक फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, एक फॉर्मूला याद कर लो पहले कि आपको पता है कि बच्चों फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता है लीनियर मोशन के अंदर, ये ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करें ना, फोर्स का नाम बदल के टॉर्क हो जाता है, यस। एक्सेलरेशन ए का नाम बदल के अल्फा हो जाता है, तो मास का नाम बदल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ये रोटेशनल मोशन में ये जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं इनके जगह पर जी, हाँ नीचे वाला ये फोर्स का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये हुआ हमारा लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में, और सर्कुलर या एंगुलर मोशन में फोर्स का फॉर्मूला ये है। फोर्स को टॉर्क से बुलाते हैं, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बुलाते हैं, और ए को एक्सेलरेशन को अल्फा से बुलाते हैं, राइट है क्या। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का 3 पॉइंट बड़े सिंपल बोलता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, कभी भी एक फोर्स क्या करता है पता है क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इन्हें एक्सेलरेशन आ रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन आना मतलब जगह से हिलना, मतलब मोशन में आना। एक्सेलरेशन का आना मतलब या तो वेलोसिटी कम होना तो ज्यादा होना, है ना। कम वेलोसिटी में नेगेटिव एक्सेलरेशन को ज्यादा को एक्सेलरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट है ना। ऐसे तो बच्चों अपन सपोज करो कि एक मैंने फोर्स लगाया तो उन्हें क्या हुआ, वहां से डिस्प्लेस हुआ, लेकिन उन्हें कम डिस्प्लेस कब होगा, जब उसका मास ज्यादा रहेगा। ये भी ऑब्जेक्ट रहा तो इसके ऊपर आप में बैठा वाला है, आप इसको डिस्प्लेस थोड़ा कम होगा, सही है ना। इस तरह से तो पता क्या चला अपने को कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो वो फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन मास उसको रोकता। सर वो कैसे पता चला मास उसको रोकता बोलकर, अरे बाबा सोचो ना तुम, जैसे मिसाल के तौर पर इस चेयर पे मैं बैठा हुआ रहा तो मास जो है तो रोक रहा, मास जितना बढ़ेंगे तो फोर्स उन्हें एक्सेलरेशन उतना रोक रहा। तो फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट, फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट। फोर्स तो एक्सेलरेशन पैदा करता ही है लेकिन मास उसको रोकता है। मास बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा। देखो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो ना, F अपॉन में m इज इक्वल टू a बना क्या। इससे क्या पता चला, अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। नहीं समझ रहा है तो पता क्या चला, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस। तो वही काम ये जो ट्रांसलेशन में काम होने वाला है, ये काम ट्रांसलेशनल मोशन में ये जो काम होने वाला है वही काम हमारा रोटेशनल मोशन में होने वाला है। टॉर्क प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट। टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता, लेकिन कौन रोक रहा उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट, राइट है। तो सुनो पहला फॉर्मेट क्या बना अपना डेफिनेशन, इसके पहले फॉर्मूले के ऊपर हम
सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे? पहला सिग्निफिकेंस, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट इन द ट्रांसलेशन मोशन. इन द रोटेशनल मोशन टॉर्क प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट. राइट है ना? तुम मुझे बतलाओ ये m का रोल और I का रोल सेम है कि नहीं है? बस फर्क इतना है कि इन्हें जो है तो ट्रांसलेशन में मास होता है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशन में. राइट है क्या? तो उसको कैसे बोल सकते हैं? फाइनली अपन स्टेटमेंट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल एज अ मास प्लेस इन द ट्रांसलेशन मोशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज अ मास प्लेस द सेम रोल इन द ट्रांसलेशन मोशन. नहीं समझ रहे? दोबारा समझे? काफी है. बच्चों इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर 3 पॉइंट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मास अपोजेस इट. ओके, तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma. दूसरा फॉर्मूला ठीक है. तो इस बार टॉर्क produces an acceleration but moment of inertia opposes it, है ना? तो टॉर्क इज इक्वल टू I इनटू समझ रहे हो? तीसरा आप कंक्लूड क्या करेंगे? बोलो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंक्लूडेड ऐसे लिखो ना. हाँ, इट मींस moment of inertia plays in rotational motion mi plays same role as mass play रोल इन ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन नाम क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन बोलो या फिर लीनियर मोशन बोलो, बात ठीक है. हो गया बच्चों, 3 पॉइंट लिखो, 2 नंबर खत्म. सिंपल है नहीं है? बोलो. एकदम सिंपल करके दे रहा आप लोगों को. ठीक है ना? आगे बढ़े. तो सबसे पहले क्या पढ़े बच्चों अपन यहाँ पर कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट और डायमेंशंस. उसके बाद क्या पढ़े हमने? फिजिकल सिग्निफिकेंस. ओके, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? बोलो. रेडियस ऑफ गैलेक्सी. राइटिंग मैनेज कर लेते ना. रेडियस ऑफ गैलेक्सी. ठीक है. रेडियस ऑफ गैलेक्सी. अब रेडियस ऑफ गैलेक्सी क्या है वो समझ लो. सपोज करो बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अपन घुमाने वाले. ठीक है. और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है एक पॉइंट ऐसा रहने वाला है जहां पर पूरा के पूरा क्या होने वाला है? वो कॉन्सेंट्रेट करने वाला है. जैसे एक मिसाल के तौर पर कि भाई जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल ले लो. ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पर कोई लकड़ी वगैरह कुछ है क्या? ये है बढ़िया सा. ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ बैलेंस होने वाला है? नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर नहीं है. कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर बैलेंस हो? जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है. राइट है ना? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस होने वाला है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर तो भी है. करेक्ट है क्या? तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैलेंस होगा क्या? देखा जाए तो नहीं होगा, गिर जा. राइट है क्या? लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर कहीं पर तो भी है. राइट है क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो सेंटर ऑफ मास पर उसका पूरा की पूरा मास क्या करता? कॉन्सेंट्रेट करता. हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है. अब सपोज करो ये बॉडी है. अब बॉडी के अंदर कैसा है? अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट है. मतलब क्या? यहाँ से ज्यादा वेट है और यहाँ पर वेट कम है. बॉडी का वेट यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर वेट कम हो सकता है. हाँ, नहीं समझ रहे? हो सकता है ऐसे ज्यादा वेट इधर कम वेट. अंडे के अंदर भी होता है. देखो अंडे के अंदर देखे ना, तो इस तरह से एक तरफ से ना अंडा थोड़ा सा ऐसा होता है. देखो अंडे को फटने के बाद पता चलता है कि यार इधर से ऊपर ऐसे निकला. जब उसको मतलब हम बॉईल करके निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा इधर से बेंड निकलता है ना, इस तरह से. तो खैर, तो बात चल रही थी हमारी कि इसके अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मास है. सपोज करो तो इसका पूरे बॉडी का मास किस एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगा? तो सपोज करो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके ऊपर वो मास पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाला इस बॉडी का, क्योंकि ज्यादा मास इधर है, इधर कॉन्सेंट्रेट करेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा? ये है ना. तो ये पॉइंट जहां पर पूरा मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यानी टिक रहा है. ठीक है ना? और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पर वो बॉडी रोटेट हो रही है, इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली है क्या? डिस्टेंस है.
रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो पॉइंट जहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सिंपलेस्ट वे के अंदर आप क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास एट विच होल the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated and the axis of rotation. दोबारा बोलो कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. हमने फर्ज किया है कि उस पर क्या है? पूरा मास कंसंट्रेट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इस पॉइंट और इसके दरमियान का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिससे उन्हें अब ये बॉडी पर एक्स रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? वो जो फैन है हमारा, उस फैन के ऊपर जो डंडी ऊपर वाली है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ रहे हो? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, हमने जो पॉइंट पी है जिसके ऊपर मतलब सारा वेट कंसंट्रेट करने वाला है, सपोज करो कि हमने क्या करें, एक पत्ती के ऊपर इतना सारा वजन लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा, फिर तो वो वहां से वहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ रोटेशन। सबसे ज्यादा मास जहां पर है उसका सेंटर ऑफ मास है। यस और नो? इस तरह से। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ गायरेशन का ये डिस्टेंस है, क्या है ये? इट इज अ डिस्टेंस कहां से कहां तक का? between axis of rotation and the point P, right, point P and the point at which इस पर क्या हो रहा है? whole या वेट बोलो उसको, होल वेट ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कांस्टेंट, है ना? होल वेट बोलो या फिर मास बोलो, होल वेट या मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सही है बच्चों? बिल्कुल सिंपल। यस और नो? तो बच्चों अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझ लो। देखो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m इज इक्वल टू i इंटू अल्फा, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि i इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सॉरी, मिस्टेकली मेरा माइंड कहीं और चल रहा था तो मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है? i इज इक्वल टू mr स्क्वायर, राइट है? अब यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है, सपोज करो इसके बाद बात करेंगे, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हमारा एक्सिस है, ओके, यहाँ पर मुझे पॉइंट P है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? K है। मुझे इस डिस्टेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहाँ पर क्या बन गया? देखो K, यहाँ पर देखो R जो बन गया K बन गया, राइट है? तो I इज इक्वल टू M का M और R क्या आ जाएगा? K का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आज का डिस्टेंस कौन है? K है। आज का डिस्टेंस कौन है? K। यहाँ इस वाले डायग्राम में K डिस्टेंस है ना, तो K हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो K निकालना है, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन में, ठीक है ना? इस तरह से। तो बच्चों हमारा K स्क्वायर क्या निकलेगा? बोलो अंडर रूट में I अपॉन में, समझ रहे हो क्या? क्या है स्क्वायर बनेगा? ओके, चलेगा? समझ आ गया अच्छे से? तो बच्चों इस तरह से हमारा फॉरवर्ड बनेगा। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन एग्जाम में पूछा तो इसको लिख कर आ, इज इट सिंपल और नॉट? बच्चों फिर इसके अंदर यूनिट डायमेंशन पूछ लिया, अरे वो टेंशन लेना नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है, डायमेंशन तो L1 M0 T0 होते, हो गया। डिस्टेंस मीटर, सेंटीमीटर और डायमेंशंस। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम कंसंट्रेशन है तुम्हारा यहाँ पर, कौन सी क्लासेस में थे अभी तक? कहाँ पर थे अभी तक? साल में? तो कंसंट्रेशन होता था इतने घंटे बैठना है, दिमाग लगाकर, बड़ी बात है। वेरी गुड। आखिरी टाइम तक कंसंट्रेशन रखना बड़ी बात है। अच्छा माशाल्लाह। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे थे? रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ रहे थे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस याद करेंगे? इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस याद करना है क्या? चलो तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है क्या बच्चों? 2 नंबर के लिए इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा, एकदम सिंपल। देखो बच्चों, अगर सपोज करो मेरे पास ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पर मास जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इस पॉइंट से यहाँ तक का, ठीक है, इसे हम K कहेंगे, राइट है क्या? इस तरह से, यानी
अगर मैं मेरे फॉर्मूले की बात करूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है mk²। इसके फॉर्मूले देखे तो है ना। मुझे बताओ बच्चों, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में करो। इन्हें बढ़ेगा तो इन्हें भी बढ़ेगा, इन्हें कम होगा तो इन्हें भी कम होगा। इन्हें पता चला कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है तो इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है? ये बतलाता है कि इन्हें कब कम होगा कब ज्यादा होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। राइट है क्या? दोबारा समझना काफी है? ओके, तो बिल्कुल पहला पॉइंट, 3 पॉइंट में बात खत्म करेंगे। 3 पॉइंट में बात खत्म करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन बच्चों के ये जो है तो इंडिकेटिव मेजर है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द आरजी लिखता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन चलेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंडिकेटिव मेजर का मतलब क्या है? ये बताता है, इंडिकेट करता है ना, बताता है, मेजरमेंट को बताता है। राइट है, इंडिकेटिव मेजर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरी बात, इफ रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लार्ज देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो स्मॉल। हो गया बच्चों, 3 पॉइंट खत्म। 2 नंबर के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा, तो बिल्कुल सिंपल लिख कर आना है इसमें। यस और नो? थ्योरी में लिख के आना है, ऐसा एरो मारना नहीं। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो मोर। इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्मॉल देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो। यस इजी। आगे चलिए। अब बच्चों मैं आपको 3 डेरिवेशंस कराने वाला हूं, 3 नंबर के, और तीनों में से एक डेरिवेशन आने के मोस्ट चांसेस है, और तीनों डेरिवेशन का पैटर्न बिल्कुल सेम। ठीक है, एक डेरिवेशन मेरे साथ याद करोगे, तीनों डेरिवेशन में समझ आ जाएंगे आप। ठीक है, एक है काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा है टॉर्क का, तीसरा है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन और एंगुलर मोमेंटम। 3 डेरिवेशन अच्छे से मेरे साथ देख लो। आपको तीनों में से एक डेरिवेशन तो मोस्टली एग्जाम में आता ही आता है, तीनों सेम पैटर्न में करेंगे अपन। ठीक है भाई, तो एक ही बोर्ड पे तुमको 3 करा दूंगा, एक ही बोर्ड पर तीनों करा के दे दूंगा शॉर्टकट में। ठीक है, आपको वही पैटर्न में याद करना हो। फिर क्या बच जाता है बच्चों उसके बाद हमारे पास? सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और रोलिंग बॉडी। हो गया चैप्टर खत्म। समझ रहे हो? इजी वे के अंदर पढ़ो। ठीक है, चलो आ जाओ, टेंशन मतलब कुछ भी। हाँ, तो सबसे पहले क्या पढ़े अपन? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दूसरा टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी, और लास्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किसके बोलो? तो एक काम करते हैं फिर, इन्हों हमारा साथ देने वाले नहीं है फिलहाल। इन्हों से मुराद इनोज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मेरे पीछे तक आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के अंदर क्वेश्चन कैसा पूछेगा? ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। खत्म। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करो बच्चों, आप ऐसे रैंडम बॉडी ले लो, कौन सी अपने दिल से मन से बना दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो बच्चों, आप यहाँ पर क्या करो, सपोज करो पॉइंट है यहाँ पर जिसका मास m1 है, दूसरा पॉइंट है जिसका मास m2 है, तीसरा पॉइंट है जिसका मास m3 है। ओके ना, और एक लास्ट पॉइंट ले लो जिसका नाम m4 ले लो। कहाँ पर भी कौन सा भी ले लो, और आखिरी वाले को 4 mn लिए तो और बेस्ट है, लास्ट वाला mn लिए तो और बेस्ट है। ठीक है ना, कहाँ पर भी कौन से पॉइंट लो, मसले की बात नहीं है। एक इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसमें बॉडी को घुमाने वाले। ओके ना, सपोज करो यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है r1 है, यहाँ से यहाँ तक r2 है, यहाँ से यहाँ तक r3 और यहाँ से यहाँ तक rn रहेगा, r4 नहीं, क्योंकि mn के लिए rn। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ न करो। ठीक है, सिंपल एकदम। ओके बच्चों, ये बॉडी जो है तो इस तरह से कुछ ऐसे जाने वाली है। राइट, इसकी वेलोसिटी v रहेंगी, v1 रहेंगी, इसकी v2 रहेंगी, इसकी v3 रहेंगी और इसकी vn रहेंगी। राइट है, इसको ऐसे अपन घुमाने वाले। ये एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा से कांस्टेंट चल रही है बॉडी है। ठीक है, वाह वाह, क्या खिचड़ी पका दी आपने सर, माशाल्लाह जबरदस्त। ये टमाटर की चटनी के साथ। तो इसको बच्चों इस तरह से बढ़िया सी बॉडी बनाया मैंने, दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाते हैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके, इसके अतराफ में बॉडी को घुमाने वाले। वो महाराजा के दौर में होता था ना, पंगे घूमते थे, वैसे घूम रहे हैं, समझा? ठीक है ना, इस तरह से बॉडी घूमने पड़ी है। ओके, तो देखो बच्चों, हमने क्या करे, कंसीडर करे पॉइंट, हमने 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, 1 2 3 4। राइट है, अगर सपोज करो इसका मास m1 ले लिया, इसका मास m2 ले लिया, इसका मास m3 ले लिया, इसका मास mn ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से, यही गलती मत करना। अब यहाँ से ना डिस्टेंस मार लेना इस तरह से। ओके ना, कहाँ पर रखे हुए हो ना, तो ये डिस्टेंस पर रखे हुए, इसका डिस्टेंस अगर m1 है तो r1 इसका डिस्टेंस, r2 इसका डिस्टेंस, r3 इसका डिस्टेंस, ओके। और ये सेंटर जो रहेगा क्या रहने वाला है अपना, यस।
चलो अब बच्चों यहाँ पर जो है अपना एक्सिस को z मान लेते हैं, नहीं माने भी तो कोई मसले की बात नहीं। इन्हें जो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा से कांस्टेंट वेलोसिटी का घुमा रहे उसको अपन कर ठीक है क्या, समझा अच्छे से। तो बच्चों आपने इतना अगर समझ लिया है तो बहुत कुछ आगे आपको यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेंगे बोलो उसकी v1 ऐसे जगह इसकी हाँ, ये v1 ये v2 और ये v3 और ये तो ऐसे जरा पार्टिकल ऐसे ही पार्टिकल ऐसे ठीक है। इतनी बढ़िया से डायग्राम बनाने के बाद आप थ्योरी के ऊपर आते हैं। तो क्या थ्योरी बिल्कुल सिंपल क्या पॉइंट लिखना बच्चों, देखो सबसे पहले कंसीडर 4 पार्टिकल ऑफ अ मासेस m1 m2 m3 m4। कंसीडर 4 पार्टिकल ऑफ अ मासेस m1 m2 m3 and mn situated at a distance r1 r2 r3 and rn respectively। सर मासेस m1 m2 m3 mn कहां रखे वाले हैं, r1 r2 r3 rn पर रखे वाले हैं, यहां पे समझ रहा पक्का ना। चलो तो पता चल गया अपने को कि भाई 4 मासेस है वो कहां पर रखे वाले, ओके ना। उसके बाद बच्चों उनके मासेस की वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 vn। उनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उन्होंने कहां पर घूम रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहे हैं, समझ रहे। 3-4 पॉइंट थ्योरी में लिख के आओ, बात खत्म, लिख के दे दूं इन शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले आप मेरी हेल्प करो, आप लिखने से बेहतर है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। ये लेक्चर भी डाल देता हूं, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वैसे डाल देता हूं, मसला नहीं, ओके ना। आपको दोबारा अगर देख के लिखना है तो उसमें देख के लिख सकते हैं आप, जितनी भी आवाज आ रही है मैनेज करके चलो, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पर कितने पार्टिकल है, कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी, कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी, एक बॉडी है रोटेट हो रही है, कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी, इसका नाम दे दो ऑफ मास m, ऑफ मास m, इसका मास m है, पूरी बॉडी का मास m है, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ओके। कंसीडर प्लीज, आप लोग बातें करेंगे ना फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, आप ही कर रहे हैं ना यार, आप समझदार है काफी, फिर कोई कौन मिलकर पूछ रहे हैं, ठीक है। कंसीडर masses of particles m1 m2 m3 mn situated यानी वाक़े है, प्लेस्ड situated यानी वाक़े वहां पर है, ओके ना। तो situated at a distance r1 r2 r3 rn, हां at a distance r1 r2 r3 and rn from और मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्कस है, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ओके क्या। वाह जबरदस्त थ्योरी बन गई बच्चों, डेरिवेशन थ्योरी ज्यादा दिखते नहीं अपन ऐसा। एक पॉइंट कंसीडर कर दिया, रोटेटिंग बॉडी जिसका मास m है, उसके बाद जो मासेस है वो लिख दिया, ठीक है। तीसरे इसके बाद लीनियर वेलोसिटी कौन सी है बतलाओ, लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 and vn, बट एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब उसके बाद बच्चों हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल क्या निकलने वाली है, बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, आप सभी को पता है फॉर्मूला भाई, हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट है क्या, इस तरह से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जितने पार्टिकल सब हो जाएंगे है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल है ना, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8, राइट है क्या, इस तरह से समझ में आई बात। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाने वाली, रोटेटिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 प्लस डैश 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यस और नो। तो बिल्कुल सिंपल बच्चों, यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर रहेगा, इससे यहाँ पर राइट है क्या, प्लस में यहाँ पर भी हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस में हाफ mv स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस हाफ mv स्क्वायर, राइट है। अब बच्चों देखो यहाँ पर मास 1 रहेगा, वेलोसिटी 1, मास 2 वेलोसिटी 2, मास 3 वेलोसिटी 3, मास 4 यहाँ पर n वेलोसिटी 4 की जगह n लिया हुआ, राइट है, बिल्कुल सिंपल, ओके। चलो बच्चों अपने को v का फॉर्मूला पता है, v r * ओमेगा होता है, विजिबल क्या होता है, आर ओमेगा होता है ना। ये क्या रिलेशन है, देखो बच्चों ये रिलेशन याद रखना, हां लीनियर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता 1 नंबर के लिए, राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। सर क्या रिलेशन होता है, तो मैं एक फॉर्मूला बताता, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा, ये लीनियर है एंगुलर है, a इज इक्वल टू अल्फा, राइट है। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। क्या रिलेशन होता है, इसमें r लगा दिए तो रिलेशन बन गया, इसमें r लगा तो रिलेशन हो गया।
एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन रिलेशन a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। ऐसा समझ लो, इजीएस्ट फॉर्मूला को याद करा देना, ठीक है ना, इस तरह से। तो बच्चों आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, राइट ना। तो v1 रहा तो r1 रहेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो v2 रहा तो r2 रहेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, v3 रहा तो r3 रहेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा तो कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे वैल्यूज को अपने यहाँ पर रखने वाले हैं। ये हाफ हाफ कॉमन निकल जाएगा, पहले हाफ कॉमन निकल जाएगा, सबका हाफ, तो बाहर क्या बचेगा बताओ, m1 और v1 की जगह पर r1 ओमेगा प्लस ये v1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर r1 ओमेगा का स्क्वायर है, राइट है ना, इस तरह से। चलो वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर बताओ हाफ बाहर निकल गया, m2 है, बताओ m2 कितना है, m2 का m2 और v2 कितना है, v2 r2 ओमेगा का स्क्वायर है ना, ओमेगा 2 नहीं आता, ओमेगा का प्लस। अब बच्चों बहुत ज्यादा m3 का टाइम नहीं होता लिखने को और जगह भी नहीं है, तो डायरेक्ट लास्ट वाले का लिख देना, यहाँ पर mn और यहाँ पर rn और ओमेगा का स्क्वायर, राइट है बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों क्या करेंगे, हाफ का हाफ लिखेंगे, ओके, m1 का m1 लिखेंगे और r1 का स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में m2 जैसे कि वैसे r2 का स्क्वायर इनटू में ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश प्लस में mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, राइट है क्या, हाफ के साथ सबको निकल रहा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर का बचा बच्चों m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस mn rn का स्क्वायर, शॉर्ट करके इस तरह से। अच्छा, हाफ का हाफ ओमेगा का स्क्वायर, ये सब की जगह m1 r1 का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, है ना। ये देखो हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ा ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखो ये टर्म को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं इस जगह पे, है आई लिख सकते हैं, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, इस जगह पर भी क्या लिख दिए, आई लिख दिए, राइट है, इस तरह से। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी रोटेटिंग बॉडी की, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई, समझ रहे हो, इतना ही डेरिवेशन आपको करके आना है 3 नंबर के लिए, एग्जाम में कई दफा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ पीवाईक्यू की बुक में कैसे पूछा गया, ये डेरिवेशन को शॉर्ट रिवाइज करा रहा हूँ, चाहोगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 2 प्लस डैश डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n, 3 तक मिल जाए, 2 तक लिख दिया, बस काफी है ना। चलो बच्चों मुझे पता है यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर लगने वाला है, यहाँ भी हाफ mv स्क्वायर लगने वाला है प्लस डैश प्लस में यहाँ भी हाफ mv स्क्वायर ही लगने वाला है। तुम पानी पी रहे थे यार, इससे मुझे प्यास लगी है, बच्चा कुछ थोड़ा पानी दे दो। असल मुस्तफा इतना बोल रहा हूँ ना, प्यास लगने वाली है, दुआ का तो नहीं है ना, चलिए से बोल रहा हूँ। चलिए पहले बच्चों बताओ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर प्लस m3 v3 का स्क्वायर बनने वाला है, राइट है। चलिए आगे बढ़े, गर्ल्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, यहाँ पर mn लेना था क्या, ओके ओके, ये होने वाली गलती है। तो हाफ, अब आपको पता है v इक्वल क्या होता है, r ओमेगा होता है, v इक्वल क्या होता है, r ओमेगा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ m का m1, ओके, v की जगह r a1 ओमेगा प्लस हाफ का हाफ m2 और r की जगह r2 ओमेगा का प्लस, हाँ यहाँ पर क्या करें, याद है ना, v1 ले सकते, r1 ले सकते, बट ओमेगा 1 नहीं ले सकते क्योंकि ओमेगा ऐसा कांस्टेंट, तो v2 ले सकते, r2 ले सकते, ओमेगा कांस्टेंट, v3 ले सकते, हाँ लेकिन यहाँ पर vn ले लेते हैं ना, तो vn इज इक्वल टू rn ओमेगा, है ना, प्लस डैश प्लस में बताओ हाफ mn और rn और ओमेगा का, अब ब्रैकेट खोल देंगे प्लीज साइलेंट, हाफ का हाफ m1 का m1, ओके, r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ का हाफ m2 का m2 r2 का स्क्वायर, ओके, ओमेगा का स्क्वायर प्लस डैश प्लस में हाफ का हाफ mn rn का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर हाफ कॉमन निकलने वाला है, तो हाफ यहाँ से कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश
प्लस mn rn का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ओमेगा को इधर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इधर से हाफ कॉमन निकाला, उधर से ओमेगा बचे, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाने वाला है, ठीक है। तो चलो हाफ का हाफ और एक टर्म लिख सकते हैं अपन, आई लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, ये मिल गया अपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। यस और नो? एकदम सिंपल। ये डेरिवेशन में थ्योरी वेरी सब कुछ काम की नहीं है। डायग्राम रैंडम बना दो ना, एक रैंडम डायग्राम 4 पॉइंट ले लो, m1 m2 m3, ओके। कंसीडर करो 4 पॉइंट है जिसका मास 4 का m1 m2 m3 है, डिस्टेंस r1 r2 r3 है, वेलोसिटी v1 v2 v3, खत्म बात। उत्तर लिखो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये डेरिवेशन तो छापो, मार्क्स पर मिलेगा, कुछ नहीं। इजीएस्ट वे समझा गया अच्छे से। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। डेरिवेशन ये हो गया किसका? काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद किसका है? टॉर्क का, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों एक अगर आपको डेरिवेशन याद होगा ना टॉर्क का, यूं ही सिंपल आपको याद हो जाता है। यहाँ पर क्या चीज थी जो प्रॉब्लम क्रिएट, टॉर्क ऑन दी टॉर्क ऑन दी रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क ऑन दी रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क ऑन दी रोटेटिंग बॉडी। बेटा मैं जो लिखा कर रहा हूँ ये बहुत सिंपलेस्ट है, समझ रहे हो? तुम कंफ्यूज मत हो, बुक को देखकर इसको देखकर कंफ्यूज। मैं बहुत सिंपल वे के अंदर आपको लिखा कर दे रहा हूँ, ऐसे लिखा कर दे रहा हूँ कि एक दिन में चैप्टर पढ़ सके आप, समझ रहे हो? तो बुक्स को खोल के इसको खोल के कंफ्यूज मत हो। आप 10 दफा नहीं 1000 दफा भी टैली करेंगे ना, आप बोलेंगे ये सिंपल लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो? कौन सा पॉइंट? अच्छा मतलब टॉपिक ढूंढ रहे हो ना, तो क्या होगा आप उसके अंदर देखेंगे ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ। तो वो फॉरवर्ड मैं एक ट्रिक में चलता हूँ लेके आपको। देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई आपको, पहले डायग्राम बताई, उसके अंदर कंसीडर क्या है वो मैं तीनों डेरिवेशन आपको सेट छाप के दूंगा, समझ रहे हैं? तो उसमें वो कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं क्या बता आपको टॉर्क के बारे में स्टडी कर रहे हैं अभी। आप क्या करेंगे, मैं रैंडम बॉडी ले लेंगे उससे, ओके, वही एक्सिस रोटेशन ले लेंगे, ठीक है, वही 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2 m3 mn, ओके। डिस्टेंस इज r1 r2 r3 rn, कोई भी डिस्टेंस लो, ठीक है, मसला नहीं है, किसको भी आगे पीछे लेना मसला नहीं है, ओके। चलो अब बच्चों हमने क्या बताया, इसकी वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर, v1 v2 v3 vn, करेक्ट है। यहाँ पर देखो बच्चों सुनो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसा रहता? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अपन एंगुलर एक्सेलरेशन लेने वाले हैं, वहाँ पर वेलोसिटी लिए थे, यहाँ पर एक्सेलरेशन लेने वाले, बात सेम है ना? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, ऐसे समझ रहे? बिल्कुल सिंपल इस तरह से। तो बच्चों अब यहाँ पर ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ओके सबसे पहले थे आप वही लिखो, ओके ना। कंसीडर अ रोटेटिंग बॉडी ऑफ अ मास m, ओके। Second, there are considered the four particles or of such particles m1, m2, m3 and dash mn. Okay. Situated at a distance r1 to r4 respectively from the axis of rotation. ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे भाई कौन कांस्टेंट है कौन नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट लीनियर एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। एंगुलर कांस्टेंट रहेगा, लीनियर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम बात कर रहे हैं टॉर्क के बारे में। तो द टोटल टॉर्क क्या होंगी? तो टोटल टॉर्क जो होंगी बच्चों, टोटल टॉर्क जो होंगी रोटेटिंग बॉडी की वो होंगी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डेल्टा डैश प्लस में टॉर्क। यस सर नो? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस डेल्टा डैश फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये समझ रहा है क्या? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर नो? तो बच्चों यहाँ पर आप वेलोसिटी कट करके फोर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। देखो अगर सपोज करो ऐसे लिखेंगे ना, F1 इसकी फोर्स, इसकी फोर्स F2, इसकी फोर्स F3, इसकी फोर्स F4 Fn जो भी है तो नाम, तो वेलोसिटी v1 v2 v3 vn कट करके F4 F1 F2 F3 Fn भी लिख सकते हैं। पर लिखे नहीं लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके ना? आपको पता है कि ये होता है। अच्छा फोर्स क्या रहेंगी अपने को पता है बच्चों, F1 रहेगी, राइट है, डिस्टेंस r1 पे, F2 r2 पे, F3 Fn rn पे। दोबारा समझे काफी है। और क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि बच्चों टॉर्क जो होता है बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट है। अच्छा लेकिन और फोर्स क्या होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, रिटर्न सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पर कैसे रख सकते हैं बताओ इसको अपन, टॉर्क इज इक्वल टू F की जगह पर m a1 r1, हाँ m1 a1 r1 प्लस में m2 a2 r2 प्लस डेल्टा डैश mn rn जो आगे पीछे हो जाता है, तो mn an rn। रिलेशंस कैसे बैठे? पहले हमने टॉर्क लिखा, टॉर्क पे फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस Fr, ओके ना? फिर उनको रख दिए, फिर F की जगह पर ma रख दिए, राइट है। हर किसी का मास अलग है, तो लीनियर एक्सेलरेशन में अलग है और डिस्टेंस भी अलग है।
कांस्टेंट कुछ नहीं है, राइट। लेकिन आपको पता है, अभी रिलेशन बताया मैंने आपको, ए क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है। जैसे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है ना, वैसे a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और a क्या है, समझ रहे हो अच्छे से? यस बच्चों, तो टॉर्क इज इक्वल टू हम यहाँ पर रख सकते हैं a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, राइट है। तो a1 क्या बनेगा, r1 अल्फा, हाँ a2 r2 अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, हाँ देखो अल्फा कांस्टेंट बताया हमने, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर बतलाओ, तो टॉर्क इज इक्वल टू m1 का m1, a1 की जगह R1 अल्फा, यहाँ पर r1 अल्फा, अल्फा 1 नहीं, r1 अल्फा इंटू r1, देखो ये f1 का m1, फिर a1 की जगह पर ये इतना आया r1 अल्फा, फिर ये r1 जैसी कैसे, दोबारा समझे काफी, प्लस में m2 का m2, फिर a2 जो क्या आएगा मतलब r2 अल्फा, ओके इनटू में r2 प्लस डैश, फिर बताओ mn का mn, और rn के an की जगह क्या आएगा rn अल्फा इनटू r। सही बच्चों, तो बच्चों बताओ यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचने वाला है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस mn rn का स्क्वायर, और यहाँ पर बाहर निकल गया अल्फा, राइट है, सबसे कॉमन अल्फा निकल गया। तो बच्चों टॉर्क का टॉर्क, और ये पूरे टर्म क्या कहलाता है, आई कहलाता है। उधर क्या बचा, हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये सबसे पहले बताया था मैंने, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट है ना। टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजिट, ये प्रूफ हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा, डायरेक्टली बोला प्रूफ दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आपने पूरा डेरिवेशन तक करना, ठीक है। इसको वन शॉट अपन एक दफा देख लेंगे, ठीक है, इस डेरिवेशन को। चलो सिंपलेस्ट वे के अंदर सीखो, दोबारा सीखो, इसकी स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अंदर आप एक रोटेटिंग बॉडी ले लिए, ठीक है, ओके, उसका मास कितना है, m है, ठीक है बच्चों। चलो बताओ अब यहाँ पर मास कितना है इसका, m1, उसके बाद m2, उसके बाद m3 और mn, ऐसे ले है ना। चलो mn आप डायरेक्ट भी mn ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ओके। चलो यहाँ पर r1 r2 r3 rn, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर ये अगर इसकी फोर्स की बात की जाए तो इसकी फोर्स की बात की जाए तो इसकी फोर्स की बात की जाए तो इसकी फोर्स की बात की जाए तो, और यहाँ पर अल्फा एक्सेलरेशन। थ्योरी के अंदर तो आप सिंपल लिख देंगे जो मैंने बताया आपको, जो पुरानी थ्योरी वो सेम छापते हैं, चेंज बता, सेम भी छापते चलेगा, पूरी थ्योरी पूरी सेम, पिछली थ्योरी को सेम छापते भी चलेगा। जैद क्या हो रहा है, खामोश, ठीक है। चलो समझ में आ गया अच्छे से यहाँ पर। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो टोटल टॉर्क कैसे निकलेगा, मतलब टोटल टॉर्क जो निकलेगा वो टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1 प्लस 2 प्लस z डैश प्लस टॉर्क। अब 3 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो इतना शॉर्ट भी कर सकते हैं, सही है ना। तो बच्चों टॉर्क का फार्मूला क्या है वो थोड़ा देख लो, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, परपेंडिकुलर, ओके। फोर्स का फार्मूला क्या है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है बच्चों, r इनटू अल्फा। हां ऐसे फार्मूले बनेंगे। टॉर्क का F इनटू r, फिर F की जगह क्या रखेंगे, m इनटू a, फिर a की जगह क्या रखेंगे, r इनटू अल्फा। समझ रहे, दोबारा समझेंगे, ठीक है। एक दफा देख लो, हमारे पास तीन फार्मूले कौन सा, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू F इनटू r, ओके। फिर F क्या है, तो F हमारे पास m इनटू, और a क्या है तो वो है r अल्फा। यस और नो, तो हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देख लो जरा इसको। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क की जगह रखेंगे F की जगह पर m इनटू a और m इनटू a और इनटू में राइट है। तो टॉर्क इज इक्वल टू m का m और a की जगह पर r इनटू अल्फा इनटू r, राइट है। तो टॉर्क क्या बनेगा बताओ, m r स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन सकता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। हां ऐसे करेंगे या वैसे डायरेक्ट पुराने तरीके से करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं आप। बच्चे कह रहे हैं पुराने तरीके से करते हैं, पुराने तरीके से। तो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क की जगह लिखेंगे F1 R1 प्लस F2 R2 प्लस डेटा डैश प्लस में F10 RN। यस, फिर हमको पता है बच्चों यहाँ पे लिख देना है, सर क्या लिख रहे हो, यहाँ लिख देना है टॉर्क इज इक्वल टू F इनटू R, ठीक है। अब यहाँ पर F की जगह क्या लिख रहे हैं वो लिख देना m इनटू, तो टॉर्क इज इक्वल टू बन सकता है क्या, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से होता है, ठीक है क्या। आगे बढ़े, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मास का मास
और एक्सेलरेशन, चलो इसको रख देते हैं इसको, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू F1 यानी M1 A1 R1 प्लस M2 A2 R2, यानी F की जगह रख दिया ना इस तरह से, प्लस डैश FMN AN RN। यस ठीक है ना आज? वो कुछ शेर था ना, वो ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो खामोश दिख रहे आप। चलो तो यहाँ पर समझ आ गया क्या? MN AN RN तक दे सकते। अब क्या है बच्चों हमारे पास? एक जगह रखना है, बोलो बोलो R फिर रख देंगे इसका टॉर्क इज इक्वल टू M1 का M1 और R की जगह पर R1 अल्फा, फिर R1 का अल्फा प्लस में M2 का M2 एक ही जगह पर R2 अल्फा, फिर R2 का R2 प्लस डैश प्लस में MN RN अल्फा, फिर तो टॉर्क निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों देखिए तो अल्फा कॉमन है सिर्फ, है ना? तो ये क्या बन गया? M1 और R1 का स्क्वायर प्लस M2 जैसे कि R2 का स्क्वायर है ना, ये R2 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस में MN RN का स्क्वायर, और बाहर कौन किया सब जगह से? अल्फा। और इस आइटम क्या बोलते हैं अपन? I इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू सबको I कहते हैं, I इनटू अल्फा, हेंस प्रूफ। यस, तो ये भी एक सिंपलेस्ट डेरिवेशन था दिमाग के लिए। थोड़ा लिखकर निकाले तो आपको आ जाता है। ये 2 से 3 दफ़ा वीडियो को भी देख लिया आपने, हाँ तब भी आ जाता है। ये कम से कम आप लोगों ने क्या करना चाहिए? एक से 2 दफ़ा अच्छे से देखना चाहिए, फिर 1 दफ़ा लिख के निकालना चाहिए, तब तो फिर बिल्कुल आसान आता है। क्योंकि 2 दफ़ा मैं करा रहा हूँ, 2 दफ़ा आप दिख रहे, 1 बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर पक्का हो जाएगा, है ना? एग्जाम के दिन में कितने दिन छुट्टी है? 6 दिन है फिजिक्स को 6 दिन वहाँ पर बढ़िया यूटिलाइजेशन करेंगे एग्जाम के। सिलेबस हो जाएगा, यहाँ पर सिलेबस कवर कर देंगे, फिर वो टाइम पर एकदम जो की पॉइंट्स है, तो 1-2 दिन क्लास लेंगे, 6 दिन या 5 दिन छुट्टी है ना, 1 से 2 दिन छुट्टी जी। इंग्लिश वालों को 6 दिन, इंग्लिश इसको 6 दिन, 27 को फिजिक्स है 6 दिन, अपने को 6 दिन है। ठीक है, अपन क्या करेंगे? एक दिन निकाल के एक दिन पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर्मूले एक दिन वाइज, ठीक है? पर क्या 2 दिन आप प्रैक्टिस जब कभी देखेंगे ना, चलो अपनी स्ट्रेटेजी बनेंगे ना। हाँ ठीक है, लास्ट टॉपिक बच गया इस पार्ट का, ठीक है? फिर इसके बाद अपन जो बचा हुआ छोटा पार्ट है उसको बाद में कवर करेंगे। ये शाम में लाइव लेक्चर में कवर करेंगे उसमें, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। EMI चलेगा ना? चलिए आगे बढ़े। असल में ज़्यादा टाइम मिलता था ना, मैं और ज़्यादा पढ़ाता, लेकिन बच्चे जा रहे हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम टॉर्क के बाद लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्या एंगुलर मोमेंटम? ऑफ रोटेटिंग बॉडी। प्लीज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है? सिंपल है। वही कंसीडरेशन सबसे पहले डायग्राम बनेंगे इस तरह से रैंडम एक, ठीक है? उसके अंदर वही हम 4 पॉइंट्स ले लेंगे, जिसमें M1 M2 M3 कुछ याद ना हो बोले इतना तो याद जरूर है, ठीक है? R1 R2 R3, ठीक है ना? नहीं, ये बात भी यकीन मानो कि एग्जाम के जितने करीब टाइम आते हैं ना, उतने ज़्यादा हमारा जो मेंटल हेल्थ बढ़ जाती है, याद होना और समझ में आना, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ऐसा हम तैयार हो जाते हैं स्टडी के लिए, ठीक है? यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेंगी? V1 रहेंगी, V2 रहेंगी, V3 रहेंगी और Vn रहेंगी, ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर वेलोसिटी दोनों में कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला चलेगा। अब बच्चों आप बताओ, यहाँ पर सबसे पहले हमारे को क्या पता करना है? एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? MV होता है। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? जैसे एंगुलर टॉर्क जो होता है ना, वो लीनियर टॉर्क इनटू में डिस्टेंस होता है। एंगुलर टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स इज द लीनियर फोर्स इनटू डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे एंगुलर मोमेंटम इज द लीनियर मोमेंटम इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों आप यहाँ पर बदलाव L का L और P की जगह लिख सकते हैं mv। मोमेंटम क्या होता है mv होता है r का। तो डायरेक्टली आप क्या बोलो कि मोमेंटम क्या होता है mv r। क्या होता है mv r। तो बच्चों L इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3। रेफरेंस के लिए लिख दो यहाँ पर कि भाई एंगुलर मोमेंटम होता है mv r। चलो बच्चों तो यहाँ पर रिलेशन फिर आ गया v वाला, ठीक है ना। v इज इक्वल टू क्या रहता r इनटू ओमेगा। तो क्या लिख सकते बोले यहाँ पर L इज इक्वल टू m1 v की जगह पे r1 ओमेगा इनटू में r1 प्लस m2 v2 नहीं v नहीं सर, कर देंगे आप यहाँ पर कंटिन्यू। चलिए तो v m2 के बाद r2 ओमेगा r2 प्लस डैश mn rn ओमेगा यस। तो L इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर बताओ आप ओमेगा बाहर निकलेगा तो बच्चों m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस mn rn का स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। ये टर्म क्या कहलाता पूरा i और यहाँ पर क्या है तो आपको ऐसा डेरिवेशन पूछ सकता है, ठीक है। तीनों भी डेरिवेशन ऐसे बोल सकता राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी या फिर प्रूफ L इज इक्वल टू I इनटू ओमेगा। समझ रहे हो? तीनों डेरिवेशन सिंपल है कि नहीं है? दोबारा समझाए काफी है? अच्छा तीनों को एक बोर्ड पर करके एक से समझाएगा एक दफा। हाँ अगर 5 मिनट में कवर करना है तो तीनों डेरिवेशन को एक दफा ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर टॉर्क और यहाँ पर मोमेंटम। बेसिकली क्या प्रूफ करना है समझ लो। ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्रूफ करना होता है और टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा प्रूफ करना होता है और L इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा प्रूफ करना होता है। ये चीजें प्रूफ करनी होती है, राइट है ना। इसको टारगेट बना के चलना माइंड में। तीन डायरेक्शन यूज सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। ओके आप न्यू है आज फर्स्ट डे है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? ठीक ठाक, ठीक है। मिले जुले नहीं अभी 2 दिन में मिल जुल जाएगा। थोड़ा खामोश लग रहे हैं कुछ जैसे मैं बोला यार ये ना तो वो तो नए हैं तो खामोश रहेंगे तो ठीक है। आप तो पुराने रहने के बाद फिर एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, कुछ बोलते रहो लब बोलते रहो, ठीक है। आगे पेपर में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? अच्छा गया ना? चले चले इधर देखो बच्चियाँ चलेगी पीछे से, सही बोल सकते चले। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे डायग्राम बना देंगे। डायग्राम तो सबसे पहले कर लेते हैं। हाँ सर डायरेक्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस डैश k। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv प्लस डैश हाफ v स्क्वायर है ना। इसके लिए 1 1 इसके लिए 2 2 इसके लिए n राइट है। दिख रहा है अच्छे से? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ अगर कॉमन निकाले चलेगा तो v का फॉर्मूला क्या है r इनटू ओमेगा। लिख दे हाफ m1 और v1 की जगह पर r1 ओमेगा प्लस में और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, दोनों का स्क्वायर राइट है। प्लस हाफ m2 r2 की जगह पर r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर राइट है प्लस डैश प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर राइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अब कॉमन क्या निकलने वाला है इधर से हाफ और यहाँ पर हो जाने वाला है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश mn rn का स्क्वायर इनटू में क्या बच रहा ओमेगा का स्क्वायर। हां इधर से हमने जो कॉमन निकाला वो ओमेगा का स्क्वायर निकाला और इधर से हाफ निकाला तो क्या हो गया बच्चों बताओ हाफ का हाफ i इनटू ओमेगा का स्क्वायर राइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मोटा मोटा सोचो ना आप भी ये फार्मूला अपन कैसे बना सकते हैं जरा देखो आप लोग प्लीज इधर देखो। मैंने क्या बोला हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है जैसे हम एक्सेलरेशन को लीनियर में एक्सेलरेशन बोलते हैं और एंगुलर में अल्फा बोलते हैं राइट, ठीक है। v को ओमेगा मास को
है ना? दोबारा समझा क्या? अभी देखो बच्चों, इधर देखो। अगर बात की जाए कैरेटिक का फॉर्मूला क्या है? हाफ बी, हाफ का हाफ, आई की जगह एन की जगह, बी की जगह, ये है लीनियर फॉर्मूला, ये है एंगुलर कैरेटिक। वैसे टॉर्क में देखो आप लोग, टॉर्क का फॉर्मूला अभी बताया हमने, फोर्स इक्वल टू ए में होता, तो फोर्स क्या लिख सकते बोले अपन ने? फोर्स लिख सकते हैं एंगुलर में टॉर्क, ये टॉर्क। मास को एक्सेलरेशन को समझ रहे? एक होता है लीनियर, दूसरा होता है एंगुलर। अब शुरू करते हैं, सेम आने वाले हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या कर लिया, दोनों डेरिवेशंस इजी फॉर्म में कर दिए, एक डेरिवेशन के लिए दूसरे इस डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ओके, अब टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 डैश। यस, इसके लिए आपको मैंने स्ट्रेटजी बनाया। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, फिर फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? r इनटू ओके ना, अल्फा। यस, चलो जैड इधर देखो प्लीज। टॉर्क इज इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा F इंटू आर प्लस डेटा डैश F इंटू आर। ये F1 R1 F1 F2 R2 Fn R। ये लिख दिया यहाँ पर कि टॉर्क क्या होता है? F इंटू आर होता है। लिखना ऐसे, हाँ क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर R की वैल्यू रखेंगे, F की रखेंगे, F रखेंगे, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू ma R1 प्लस ma R2, है ना? हाँ, प्लस ma Rn। तो मैं नंबर देता हूँ बाद में उसको, mn Rn, और यहाँ पर a है तो an दिया राइट है। यहाँ पर 1 1, ये 2 2 और ये n। यस, टॉर्क इज इक्वल टू, अब बच्चों हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, ठीक है, वो रख देते राइट, ठीक है। a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू, हाँ तो m1 का m1 और a1 की जगह क्या आएगा? r1 अल्फा इनटू r1 प्लस m2 का m2, a2 जगह क्या आएगा बोलो? r2 अल्फा इनटू r2 प्लस डेटा डैश, हाँ mn, फिर rn अल्फा इनटू rn। ये सब नो कुछ बस तो नहीं रहा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बताओ बच्चों क्या कॉमन निकलेगा? हाँ, तो m1 और r1 का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डेटा डैश mn Rn का स्क्वायर राइट है। और यहाँ पर इसको यहाँ पर हो जाता बाहर निकलने पर अल्फा, ठीक है क्या? कॉमन यहाँ से अल्फा निकल गया। तो बच्चों बताओ यहाँ पर टॉर्क क्या बनने वाला है जल्दी से? टॉर्क इसलिए ये पूरा टर्म होता है आई, और ये अल्फा का अल्फा का, ठीक है। और लास्ट और हमारा फाइनल डेरिवेशन इस टॉपिक से रिलेटेड जो था वो था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L1 प्लस है ना, mv एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mv r होता है राइट है। तो कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस डैश प्लस mn vn। अच्छा, v की जगह लिख सकते बोले हमने r इनटू ओमेगा। यस, तो v1 r1 ओमेगा कांस्टेंट है ना, v2 r2 ओमेगा, ऐसे लिखेंगे। तो L इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? दिख रहा है पीछे से? m1 r1 ओमेगा इनटू r1 प्लस m2 r2 ओमेगा इनटू r2 राइट है क्या? प्लस डेटा डैश mn rn ओमेगा इनटू rn राइट है। L इज इक्वल टू m1 और ओमेगा बाहर निकल जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डेटा डैश mn rn का स्क्वायर, और यहाँ पर बाहर निकल गया ओमेगा। और फाइनली क्या हो गया बच्चों बताओ यहाँ पर? L इज इक्वल टू ये हो गया I इनटू। यस, तो ऐसे कुछ 3 डेरिवेशंस हमने किए। इससे पहले जो हमने लिमिट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े, इंडस ऑफ गायरेशन के बारे में पढ़े, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़े, यूनिट डायमेंशन के बारे में पढ़े, और फाइनली 3 डेरिवेशंस को करें। आज शाम में हम क्या करेंगे? लाइव लेक्चर लेंगे, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि निहायत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ऐसे समझ लो, इस बार पैरेलल पूछा तो नेक्स्ट ईयर परपेंडिकुलर पूछता, नेक्स्ट ईयर परपेंडिकुलर तो फिर पैरेलल, मतलब मोस्टली ऐसे आते रहता है। ऐसा तो नहीं कहेंगे फिक्स आएगा, लेकिन 95% ज्यादा गारंटी दे सकते आएगा। इन टॉपिक के बारे में नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही आएगा,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने भी नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैंने और एक बतलाया था ट्रांसफार्मर के बारे में, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भाई शुरू कर रहे हैं ना, हाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे बतलाते रहता हूँ दरमियान दरमियान में आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ओके, तो बच्चों आज का सेशन इसको खत्म कर देंगे, फिर एक सेशन लेंगे इसका और उसमें न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है। और कल हम जो है तो ईवाई स्टार्ट कर ले, यस सर। चलेगा ना। तो हम चौथे चैप्टर की तरफ आ गए और हम सारे चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे चैप्टर को बचा के रखा है, जैसे डुअल नेचर बस 2 घंटे का मोहताज है, 1 या 2 घंटे, राइट है। उसके अलावा दूसरा चैप्टर सेमीकंडक्टर भी 1 से 2 घंटे का मोहताज है। तीसरा चैप्टर जी मैग्नेटिक मटेरियल एक सिंपल चैप्टर है, करेक्ट है ना। बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंगे उसको भी करेंगे, मस्त करेंगे, ओके ठीक है। तो इस सेशन में यहाँ पर क्लोज करें, 1:30 बज चुका है। गर्ल्स आप लोग फर्स्ट चले जाओ, फिर बॉयज को ले जाएंगे सेम। अरे क्या 8 से